बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 12 फिज़िक्स न्यू बुक के चैप्टर नंबर 14 जिसका नेम सिंपल हार्मोनिक मोशन है, इसका टॉपिक नंबर 14.1 जो कि ऑसिलेटरी मोशन के बारे में है, इसे पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक में हम 9 नई टर्म्स को डिफ़ाइन करेंगे और समझेंगे, जिसमें ऑसिलेटरी मोशन की डेफिनेशन, पीरियोडिक मोशन की डेफिनेशन और इन दोनों की एग्जांपल्स। ऑसिलेटरी मोशन को प्रोड्यूस करवाने के लिए हमें कौन सी चीज़ें रिक्वायर होती हैं वो समझेंगे। वाइब्रेशन क्या होती है इसको डिफ़ाइन करेंगे और समझेंगे। एम्पलीट्यूड को डिफ़ाइन करेंगे, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। इंस्टंटेनियस डिस्प्लेसमेंट को भी डिफ़ाइन करेंगे। इसके अलावा टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी को भी डिफ़ाइन करेंगे और इनको समझेंगे। तो ये टोटल 9 नई टर्म्स और डेफिनेशंस हैं, और ये वाली टर्म्स इस चैप्टर में आगे जाके बार बार यूज़ भी होनी है। तो इसीलिए इस टॉपिक को कंप्लीट वॉच करना, इस वीडियो को एंड तक देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए स्टूडेंट्स, हम ऑसिलेटरी मोशन को पहले डिफ़ाइन करते हैं। देखें, मोशन के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। मोशन कई तरह की होती है। लेट करें, अगर हम रोड पे जा रहे हों, चाहे पैदल जा रहे हों, चाहे बाइक पे जा रहे हों, चाहे कार में बैठ के जा रहे हों, तो तब भी हम मूव कर रहे हैं। और ये वाली जो मोशन है, इसे हम लीनियर मोशन कहते हैं। इसी तरह लेट करें मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, बॉल हो सकती है, बोर्ड मार्कर हो सकता है। अगर इसको मैं यहाँ से छोड़ता हूँ तो ये सीधा नीचे जाएगा। अच्छा, इसकी मोशन भी लीनियर मोशन है। फर्क ये है कि जब हम रोड पे चल रहे होते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल लीनियर मोशन कहलाती है। जब हम किसी चीज़ को अपवर्ड थ्रो करते हैं वर्टिकल, या उसको नीचे गिराते हैं, तो ये भी लीनियर मोशन है, लेकिन ये वर्टिकल लीनियर मोशन कहलाती है। इस तरह जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को इस तरीके से किसी एंगल पे थ्रो करते हैं, तो वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में मूव कर रहा होता है, आगे भी जा रहा होता है, ऊपर भी जा रहा होता है। तो इस तरह की मोशन को हम 2 डायमेंशनल मोशन या फिर प्रोजेक्टाइल मोशन का नाम देते हैं। इसके अलावा लेट करें, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा हो, जिस तरह हमारी ज़मीन सूरज के गिर्द सर्कल में मूव कर रही है, तो ऐसी मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। अगर कोई चीज़ अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रही हो, जिस तरह छत वाला पंखा होता है, इसको हम रोटेशनल मोशन कहते हैं। तो बेसिकली हमने कई तरह की मोशन ऑलरेडी पढ़ रखी हैं। तो ये भी एक मोशन है, लेकिन किस तरह की मोशन है, तो आइए ज़रा इसे समझते हैं। अच्छा, इसकी ये वाली जो थ्योरी है ना, ये जितनी थ्योरी है, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको ये 2 एग्जाम्पल समझाऊंगा। अगर ये दोनों एग्जाम्पल्स आपने अच्छे से समझ ली, अंडरस्टैंड कर ली इमेजिन करके, तो फिर ये डेफिनेशंस वगैरह समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ये 2 डायग्राम्स हैं। ये है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम में 3 चीज़ें होती हैं। एक, हमारे पास ये रिजिड सपोर्ट है। लेट करें जिस तरीके से छत है, अगर हम छत से एक रस्सी बांध दें, छत से एक रस्सी बांध दें जो नीचे तक लटक रही हो, तो और इस रस्सी के नीचे हम किसी भी पत्थर को, किसी भी गेंद वगैरह को बांध दें, तो वो सिंपल पेंडुलम बन जाता है। ये सपोर्ट है, ये एक स्ट्रिंग है जो इस सपोर्ट के साथ यहाँ पे अटैच है, फिक्स है, और इसके नीचे हमने एक मैस M को हैंग किया हुआ, तो ये सिंपल पेंडुलम बन गया। अच्छा, जब ये सिंपल पेंडुलम रेस्ट में है ना, तो ये वाली जो इसकी पोजीशन है, इसको हम नाम देते हैं मेन पोजीशन, या फिर इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन का नाम भी देते हैं, या फिर इसको हम रेस्ट पोजीशन का नाम भी देते हैं। इक्विलिब्रियम पोजीशन भी इसे कहते हैं, मेन पोजीशन भी इसे कहते हैं, और इसको हम रेस्ट पोजीशन भी कहते हैं। तो ये यहाँ पे चूंकि रेस्ट में है, मेन पोजीशन ये है। अब अगर मैं इस बॉब को, इस मैश को यहाँ से पकड़ के फोर्स लगा के थोड़ा दूर ले जाकर छोड़ूंगा, तो आप जानते हैं क्या होगा। लेट करें मैं इसको यहाँ पे बनाता हूँ, मैंने इसको डिस्प्लेस करवाया इसके मेन पोजीशन से,
और यहाँ पे ला के इसको रिलीज कर दिया। लेट करें इसका कुछ ना कुछ मैस भी है एम, वो उसको भी हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो जिस पॉइंट पे ला के मैं इसको रिलीज करूंगा ना, वो वाला जो पॉइंट है, वो वाली जो पोजीशन है, उसका हम नाम रखते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। तो इसको मैं लिख लेता हूं, ये क्या है, इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन। तो अब जब हम इसको यहाँ पे ला के छोड़ेंगे तो क्या होगा, आप जानते हैं ये वापस जाएगा। जिस तरह एक झूला जिसे आप पींग भी कहते हैं, उसकी मोशन और सिंपल पेंडुलम की मोशन तकरीबन एक जैसी है। तो इस तरीके से ये क्या करेगा, मेन पोजीशन की तरफ वापस जाएगा, लेकिन यहाँ पे रुक नहीं पाएगा, क्योंकि रुकने के लिए, इसको रोकने के लिए फोर्स चाहिए, कोई ब्रेक वगैरह लगानी पड़ेगी या सामने से फोर्स लगा के रोकना पड़ेगा, वो तो है नहीं, क्योंकि ये मूव कर रहा है, इसके पास इनर्शिया है। तो इनर्शिया की वजह से यहाँ पे ये रुकेगा नहीं, बल्कि यहाँ से मूव करता हुआ ये इस तरीके से आगे चला जाएगा और यहाँ तक चला जाएगा। ठीक है, इस जैसे जैसे आगे जाएगा इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी और यहाँ पे जाके फिर रुक जाएगा। तो ये भी क्या है, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। अब स्टूडेंट्स हम मेन बात की तरफ आते हैं। अब जानते हैं कि इस तरीके से ये अपनी जो मेन पोजीशन है, इसके आगे पीछे इस तरीके से मूव करना शुरू कर देगा, यानी अपनी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द वाइब्रेट करना, मूव करना शुरू कर देगा। तो इस तरह की हम मोशन को बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, अब मैं स्प्रिंग सिस्टम की एग्जांपल भी समझ लें। लेट करें ये मेरे पास एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है और ये हमारे पास सपोर्ट है, जिसमें हमने एक स्प्रिंग को यहाँ पे अटैच किया हुआ है और स्प्रिंग का एक सिरे पे हमने एक ब्लॉक जिसका कुछ ना कुछ मैस है उसको अटैच किया। अभी जब ये ब्लॉक रेस्ट में है तो इस पोजीशन को हम नाम देते हैं मेन पोजीशन, और मेन पोजीशन को आमतौर पे ओ के साथ शो करते हैं। चले मैंने यहाँ पे ओ लगा लिया। अब मैं क्या करता हूँ, इस मैस को यहाँ से पकड़ के ना फोर्स लगा के एक्सटेंड करवाता हूँ और यहाँ पे ला के छोड़ता हूँ। चले मैं इसको यहाँ पे दोबारा बनाता हूँ। लेट करें ये मेरे पास स्प्रिंग है इस तरीके से, यही वाला। तो मैंने क्या किया, इसको थोड़ा दूर ला कर छोड़ा। तो आप जानते हैं कि जब मैं स्प्रिंग को खींचूंगा तो स्प्रिंग जो है उसकी इलास्टिसिटी की वजह से स्प्रिंग इसको वापस खींचेगा। तो यहाँ पे जहाँ पे ला के छोड़ा, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, जिसको चले मैं ए का नाम दे लेता हूँ। ये चले इसको मैंने ए का नाम दे लिया। ये वापस जाएगा, लेकिन ये यहाँ पे रुक नहीं पाएगा क्योंकि ये मूव कर रहा है ना। तो जब कोई बॉडी मूव कर रही होती है तो उसको रोकने के लिए फोर्स चाहिए, उसके पास इनर्शिया है। तो इनर्शिया को कम करने के लिए फोर्स लगानी पड़ती है। जिस तरह लेट करें ना, कोई कार मूव कर रही हो तो उसको रोकने के लिए आपको ब्रेक लगानी पड़ती है, मोशन के अगेंस्ट फोर्स लगानी पड़ती है। तो वो तो यहाँ पे है नहीं, ये ऑलरेडी मूव कर रहा है। तो इनर्शिया की वजह से आगे निकल जाएगा। जैसे जैसे आगे निकलेगा स्प्रिंग कंप्रेस होगा, फिर यहाँ से वापस आएगा। तो अपनी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द आगे पीछे इस तरीके से वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। तो इस तरह के मोशन को हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन। अब आइए ज़रा इसकी डेफिनेशन वगैरह पढ़ते हैं और बाकी पॉइंट्स मैं आपको समझाता हूँ। पहले सिंपल है, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ मेन पोजीशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। मेन पोजीशन के इर्द गिर्द आगे पीछे, टू एंड फ्रो का मतलब मेन पोजीशन के आगे, फ्रो का मतलब मेन पोजीशन से पिछले, यानी मेन पोजीशन के आगे पीछे इर्द गिर्द जो बॉडी की मोशन है उसे ही हम ऑसिलेटरी मोशन या उसे ही हम वाइब्रेटरी मोशन का नाम देते हैं। अब इसके बाद है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या होती है ये मैं आपको समझाता हूँ। देखें, ऐसी मोशन जो अपने आप को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, टाइम के एक खास लम्हे के बाद रिपीट करती रहे, ऐसी मोशन को हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लेट करें हमारी अर्थ सन के गिर्द क्या कर रही है, मूव कर रही है, आप जानते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि अर्थ ने सन के गिर्द एक चक्कर लगाया और उसके बाद रुक गई, ऐसा तो नहीं होता। जैसे चक्कर पूरा होता है फिर दोबारा मोशन, फिर दोबारा मोशन, यानी ये मोशन रिपीट होती जा रही है और टाइम भी इक्वल लग रहा है। अर्थ सन के गिर्द एक चक्कर लगाने में उसको 1 साल लगता है, 365 दिन लगते हैं। तो पहला चक्कर 365 दिनों में रुकी नहीं, फिर दोबारा, फिर 365 दिनों में एक चक्कर पूरा हुआ, फिर इसके बाद 1 साल लगा, एक चक्कर पूरा हो गया। तो इसका मतलब ये मोशन जो है ये रुकती नहीं है, बल्कि ये बार बार क्या होती जा रही है, रिपीट होती जा रही है और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट हो रही है। तो इस तरह की मोशन को हम क्या नाम देते हैं,
पीरियोडिक मोशन, जो टाइम के एक मखसूस पीरियड, वो कितना भी हो सकता है, वो चंद सेकंड हो सकते हैं, वो महीने हो सकते हैं। चांद देखें, चांद जमीन के गिर्द एक महीने में एक चक्कर पूरा करता है, रुकता नहीं है, फिर दोबारा एक महीने में अगला चक्कर, फिर एक महीने में अगला चक्कर। तो चांद का एक चक्कर जब जमीन गिर्द पूरा होता है तो एक मंथ होता है। जमीन का सूरज गिर्द एक चक्कर पूरा होता है तो एक साल होता है। और ये मोशन क्या है, ये रिपीटेड मोशन है, अरबों सालों से रिपीट हो रही है, अभी तक ये रुके नहीं है। तो इस तरह की मोशन जो टाइम के इक्वल इंटरवल के बाद रिपीट हो, उसको हम पीरियोडिक मोशन का नाम देते हैं। अब स्टूडेंट्स, हम बात करें ऑसिलेटरी मोशन। जब कोई बॉडी ऑसिलेट करता है अपने मेन पोजीशन के गिर्द, तो वो भी अपनी मोशन को बेसिकली रिपीट कर रहा होता है। देखें, यहाँ से छोड़ा, वापस गया, यहाँ पे इसका एक चक्कर पूरा हो गया, ठीक है, जहाँ पे इसको छोड़ा था वहीं पे दोबारा आ गया। लेकिन ऐसा नहीं कि एक चक्कर पूरा करने के बाद यहाँ पे आकर रुक जाएगा, नहीं, दोबारा फिर अपनी मोशन को रिपीट करेगा, फिर दोबारा अपनी मोशन को रिपीट करेगा, ठीक है। तो इस तरह की मोशन जो रिपीटेड मोशन हो, उसको हम पीरियोडिक मोशन का नाम देते हैं। डेफिनेशन देखिएगा, द ऑसिलेटरी मोशन, दैट ऑसिलेटरी मोशन क्या होती है बता चुका हूँ, दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। ऐसी मोशन जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम जो है जितना मर्जी लगे, इक्वल टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करती जाए, उसको हम पीरियोडिक मोशन का नाम देते हैं। आप जानते हैं, यहाँ से जाके यहाँ पे ये वापस आएगा तो इसको कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, फिर दोबारा वहाँ पे जाके वापस आएगा, तकरीबन उतना ही टाइम फिर दोबारा लगेगा। तो इस तरीके से अपनी मोशन को इक्वल टाइम के बाद क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। जिस तरह जब आप बच्चे को झूला देते हैं झूले पे, तो आगे जाके जब वो वापस आता है तो यहाँ पे उसका एक रोटेशन पूरी होगी, फिर दोबारा आगे जाके वापस आएगा, फिर देखें मोशन को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, और तकरीबन उतना ही टाइम लग रहा है। लेट करें अगर रेजिस्टिव फोर्सेस ना हो तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो मोशन रिपीट होती रहेगी, और ऐसी मोशन को हम क्या नाम देते हैं, पीरियोडिक मोशन। तो स्टूडेंट्स याद रखें, हर पीरियोडिक मोशन जो है वो ऑसिलेटरी मोशन नहीं होती। जिस तरीके से ज़मीन सूरज गिर्द मूव कर रही है, मोशन तो पीरियोडिक है, लेकिन वो ऑसिलेटरी मोशन नहीं है। बेसिकली वो अपने सर्कल के गिर्द मूव कर रही है, तो वो सर्कुलर मोशन है, वो ऑसिलेटरी मोशन नहीं है। इस तरह चांद ज़मीन के गिर्द मूव कर रहा है, पीरियोडिक मोशन है, रिपीट हो रही है मोशन, लेकिन ऑसिलेटरी मोशन नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन भी हो। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी, ज़मीन और चांद की मोशन या जितने भी प्लैनेट्स हैं उनकी मोशन पीरियोडिक मोशन है, वो अपने मोशन को रिपीट करते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो ऑसिलेट भी कर रहे हो, वो सिंपल पीरियोडिक मोशन है। लेकिन जो ऑसिलेटरी मोशन है, ये पीरियोडिक मोशन भी होती है। ज़रूरी नहीं कि पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन हो, लेकिन हर ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन होती है। ये पॉइंट्स मैंने आपको समझा दिया। अच्छा, अब इनकी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहली एग्जाम्पल, द मोशन ऑफ बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, ये तो मैं आपको समझा चुका हूँ, इसकी मोशन भी ऑसिलेटरी मोशन है, पीरियोडिक मोशन है। द मोशन ऑफ मैस अटैच्ड फ्रॉम अ स्प्रिंग, ये भी मैं यहाँ पे बना के आपको समझा चुका हूँ कि अगर हम किसी स्प्रिंग के साथ मैस को अटैच करते हैं, चाहे वो हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम हो, चाहे स्प्रिंग लटक रहा हो, हैंग हो रहा हो, और उसके नीचे मैस को हम इस तरीके से वाइब्रेट करें, तो वो भी अपनी मेन पोजीशन के आगे पीछे ऊपर नीचे मूव करता रहेगा। अच्छा, इसके बाद द मोशन ऑफ वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क। अब आप जानते हैं ट्यूनिंग फॉर्क हमारी लैब के अंदर होते हैं, साउंड को प्रोड्यूस करवाने के लिए हम उनको यूज़ करते हैं। उसमें सिंपल इस तरीके से ट्यूनिंग फॉर्क की हमारे पास दो प्रॉन्ग्स होती हैं। आप जस्ट उसको यहाँ पे देखें, ये इसकी मेन पोजीशन है, आप थोड़ा सा उसको दूर ला के छोड़ते हैं तो अपनी मेन पोजीशन के टू एंड फ्रो क्या करता है, ऑसिलेट करना शुरू कर देता है, और उसकी ऑसिलेशन की वजह से ही साउंड प्रोड्यूस होती है। और इसके बाद है द मोशन ऑफ अ स्विंग, झूले की मोशन, पिंग की मोशन, जिस तरह सिंपल पेंडुलम है उसे भी हम क्या नाम देते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। और इसके अलावा और भी इसकी कई एग्जांपल्स हैं। जिस तरीके से लेट करें, अगर किसी भी सॉलिड के अंदर जो एटम्स हैं वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं अपनी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द, तो वो भी ऑसिलेटरी मोशन है। इस तरह जो गिटार की स्ट्रिंग होती है, जब आप उसको प्लग करके छोड़ते हैं तो वो भी क्या करती है, अपनी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द वाइब्रेट करती है, तो वो भी वाइब्रेटरी मोशन है। ये जो मैं बोल रहा हूँ तो आप तक जो आवाज़ पहुँच रही है, ये एयर के मॉलिक्यूल्स अपनी जगह पे वाइब्रेट कर रहे हैं, यानी ये जो हमारे पास एयर है वो वाइब्रेट करने की वजह से ही साउंड ट्रैवल करती है। तो एयर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो भी वाइब्रेट कर रहे होते हैं, उनकी मोशन वाइब्रेटरी मोशन है, जिसके ज़रिए साउंड ट्रैवल करती है। तो एग्जाम्पल्स तो काफ़ी हैं, लेकिन आप जानते हैं जब ये शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो हम 3 से 4 एग्जाम्पल्स इनफ होती हैं, आमतौर पे 2 एग्जाम्पल्स ही लिखी जाती हैं। अब ये तो बहुत बेसिक था, लेकिन मैंने आपको डिटेल के अंदर समझाया। अब हम बात करते हैं एडवांस लेवल पे कि रिक्वायरमेंट फॉर ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन होने के लिए कौन सी चीज़ें रिक्वायर है।
स्टूडेंट्स देखिएगा, देयर आर टू रिक्वायरमेंट्स फॉर ऑसिलेटरी मोशन, दो जो हैं वो रिक्वायरमेंट्स ऑसिलेटरी मोशन की, और वो दो क्या हैं वो मैं अब आपको समझाने लगा हूं। तो इसे भी हम इन्हीं दो डायग्राम की मदद से समझते हैं। देखें, लेट करें ये मेरे पास एक मैस है ना, तो इसको मैं यहाँ से अगर किसी डिस्टेंस x पे ले जाके रिलीज करता हूँ, लेट करें इसको मैं मेन पोजीशन से डिस्टेंस x पे जाके रिलीज किया, तो अब इसको जो वापस फोर्स खींच रही है, जैसे इसको रिलीज करूंगा तो एक फोर्स जो है इसे वापस खींच रही है, और इसी फोर्स को जो इसको वापस खींच रही है हम नाम देते हैं रिस्टोरिंग फोर्स का। और ये रिस्टोरिंग फोर्स क्यों है? ये स्प्रिंग की इलास्टिसिटी की वजह से है। आप जानते हैं कि जब भी हम रबड़ या स्प्रिंग को खींचते हैं तो उसके अंदर इलास्टिसिटी पैदा हो जाती है, वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे जाना चाहता है। तो जब हम स्प्रिंग को इस तरीके से एक्सटेंड कर रहे हैं, खींच रहे हैं, तो स्प्रिंग इस बॉडी को वापस एक फोर्स लगाएगा जिसको हम रिस्टोरिंग फोर्स का नाम देते हैं। यानी इसको वापस भी एक फोर्स लग रही है। लेट करें अगर मोटा स्प्रिंग है ना, तो उस चीज को खींचना, मैस को खींचना मुश्किल हो जाएगा। क्यों मुश्किल है? क्योंकि उधर एक फोर्स लग रही है, आप इधर फोर्स लगा रहे हैं, आपके ऑपोजिट एक फोर्स लग रही है जिसकी वजह से खींचना मुश्किल हो रहा है। तो मतलब जो वापस फोर्स लग रही है, इनवर्ड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन फोर्स लग रही है, उसे हम रिस्टोरिंग फोर्स का नाम देते हैं। अगर रिस्टोरिंग फोर्स नहीं होगी तो बॉडी ऑसिलेट ही नहीं कर पाएगा। लेट करें आप इसको यहाँ पे लाके छोड़ते हैं, इसको अगर वापस खींचने वाली फोर्स ना हो तो वापस जा ही नहीं पाएगा। जब वापस नहीं जा पाएगा तो ऑसिलेट कहाँ से करेगा? तो मतलब ऑसिलेटरी मोशन के लिए रिस्टोरिंग फोर्स का होना जरूरी है, और रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा बॉडी को वापस मेन पोजीशन की तरफ खींचती है। दूसरी चीज, बॉडी के इनर्शिया का होना जरूरी है। लेट करें ना अगर मैं यहाँ पे कोई मैस ही अटैच नहीं करता तो क्या मैं ऑसिलेशन करवा सकता हूँ? यहाँ पे मैंने कोई मैस ही अटैच नहीं किया, तो मतलब कोई बॉडी होना जरूरी है, बॉडी का इनर्शिया होना जरूरी है, ताकि बॉडी जो है वो मूव कर पाए इनर्शिया की वजह से। इनर्शिया की वजह से यहाँ पे नहीं रुकती बल्कि आगे चली जाती है, फिर वापस आती है। ठीक है, यानी मेन पोजीशन की तरफ जो खींचती है फोर्स वो क्या है? वो रिस्टोरिंग फोर्स है। और बॉडी मेन पोजीशन पे रुकी क्यों नहीं, दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे क्यों चलेगी? अपने इनर्शिया की वजह से। फिर मेन पोजीशन की तरफ आई रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से, मेन पोजीशन पे रुकी नहीं, आगे चली गई इनर्शिया की वजह से। तो इसकी आपको समझ आ गई। देखें यहाँ पे ना ये जो वर्ड है टू एंड फ्रो, मैं आपको इसका डिटेल में मतलब भी बता देता हूँ। टू एंड फ्रो का मतलब क्या है? देखिएगा, टू जो है ना, टू का मतलब होता है टूवर्ड्स मेन पोजीशन, टूवर्ड्स मेन पोजीशन। चलिए इसको मैं एमपी लिख लेता हूँ। और यहाँ पे जो फ्रॉम है, सॉरी फॉर, ये लिखा ना टू एंड फ्रो, तो जो फ्रो है ये निकला है यहाँ पे फ्रॉम, फ्रॉम द मेन पोजीशन। ठीक है, टुवर्ड्स द मेन पोजीशन, फ्रॉम द मेन पोजीशन। अब देखें यहाँ पे ये जो लफ्ज है आपको समझ आ गया कि टू एंड फ्रो का मतलब क्या है। टू का मतलब टुवर्ड्स द मेन पोजीशन, यानी मेन पोजीशन की तरफ, और फ्रो का मतलब मेन पोजीशन से अवे जा रही है। और टुवर्ड्स द मेन पोजीशन कौन सी फोर्स खींच रही होती है? ये देखें, इस बॉडी को मेन पोजीशन की तरफ कौन सी फोर्स लेके आ रही है? वो तो रिस्टोरिंग फोर्स है, जिसको हम सिंपल एफ आर का नाम दे लेते हैं। एफ मतलब फोर्स, आर मतलब रिस्टोरिंग। और ये मेन पोजीशन से अवे क्यों जा रहा है? अपने इनर्शिया की वजह से जा रहा है। किसकी वजह से? अपने इनर्शिया की वजह से। तो ये दो चीजें जो है, अगर ये दो चीजें होंगी, एक रिस्टोरिंग फोर्स और एक इनर्शिया, फिर ही बॉडी टू एंड फ्रो मूव कर पाएगी। और टू एंड फ्रो मोशन को ही तो हम ऑसिलेटरी मोशन का नाम देते हैं। तो मतलब ऑसिलेटरी मोशन करवाने के लिए, टू एंड फ्रो मोशन करवाने के लिए दो चीजें चाहिए, रिस्टोरिंग फोर्स और इनर्शिया। हम आगे आने वाले टॉपिक्स में इन चीज़ों के बारे में, रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है इसको अच्छे से डिफाइन करेंगे, फॉर्मूला, यूनिट, डायमेंशन, सारी चीज़ें, इनर्शिया के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक मैंने ओवरव्यू दिया। देयर आर टू रिक्वायरमेंट्स फॉर ऑसिलेटरी मोशन। पहला, ऑसिलेटिंग सिस्टम मस्ट हैव रिस्टोरिंग फोर्स। ऑसिलेटिंग सिस्टम, कोई भी सिस्टम है, चाहे वो सिंपल पेंडुलम वाला सिस्टम है, चाहे वो मैस स्प्रिंग सिस्टम वाला सिस्टम है, चाहे वो झूले वाला सिस्टम है, तो रिस्टोरिंग फोर्स का होना जरूरी है, विच पुल्स द बॉडी टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। रिस्टोरिंग फोर्स क्या करती है? बॉडी को मेन पोजीशन की तरफ खींचती है। दूसरी चीज, ऑसिलेटिंग सिस्टम मस्ट हैव इनर्शिया। भाई आप कुछ मैस भी होना जरूरी है ना, जो चीज मूव कर रही है, विच टेक्स द बॉडी टुवर्ड्स मेन पोजीशन। अगर मैस ही नहीं होगा तो बॉडी जो है वो इस तरीके से मूव नहीं कर पाएगी। तो दो चीजें जो हैं वो ऑसिलेटरी मोशन के लिए चाहिए, रिस्टोरिंग फोर्स, और दूसरी चीज क्या है? इनर्शिया है। तो ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है
कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर ऑसिलेटरी मोशन या हाउ ऑसिलेटरी मोशन कैन बी प्रोड्यूस। तो यहाँ पे आप ये 2 पॉइंट्स लिख सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। आइए स्टूडेंट्स, अब हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म्स को पढ़ेंगे जो इस पूरे चैप्टर में बार बार यूज़ होंगी। तो हेडिंग है टर्म्स रिलेटेड टू ऑसिलेटरी मोशन। जब बॉडी ऑसिलेट कर रही होती है तो वहाँ पे कौन कौन सी टर्म्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, उनको हम पढ़ते हैं। पहली जो टर्म है वो है वाइब्रेशन। क्या है? वाइब्रेशन। अब वाइब्रेशन क्या होता है, आइए जरा इसे समझते हैं और डिफाइन करते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में, अगर बॉडी अपना एक साइकिल, एक चक्कर पूरा कर ले तो उसको बोलते हैं एक वाइब्रेशन। अब एक चक्कर कैसे पूरा होता है, एक साइकिल कैसे पूरा होता है, वो भी समझिए। इसको समझने के लिए ना आप झूले वाली, पींग वाली एग्जांपल लें। लेट करें एक बच्चा बैठा हुआ है पींग पे, अपनी मेन पोजीशन पे है, आप उसको झूले देना चाहते हैं। आप उसको क्या करेंगे, मेन पोजीशन से पकड़ के थोड़ा दूर ला के छोड़ देंगे। अब वो इस तरीके से आगे जाएगा मेन पोजीशन तक, फिर अगली एक्सट्रीम तक, फिर मेन तक, फिर वापस आपके पास आ जाएगा। तो आप कहेंगे उसका एक झूला पूरा हो गया। छोटे होते हम झूले लेते थे ना, 10 झूले हमने दोस्त को देने हैं और फिर दोस्त ने भी हमें 10 झूले देने हैं, इस तरीके से। तो एक झूला तब होता था जब जिस पॉइंट से छोड़ा है बॉडी मूव करके इस पॉइंट पे जब वापस आ जाती थी ना, तो हम धक्का दे कहते एक हो गया। फिर जब आगे जाके वापस आती तो हम बोलते हैं 2 झूले हो गए। फिर आगे जाके जब हमारे पास वापस आ जाती थी हम कहते थे 3 झूले हो गए हैं। तो ये जो एक झूला, 2 झूले, 3 झूले है ना, अब इनको ही हम वाइब्रेशन का नाम देते हैं। एक वाइब्रेशन मतलब एक झूला, 2 वाइब्रेशन मतलब 2 झूले, 3 वाइब्रेशन मतलब 3 झूले। समझ आइए आपको? तो इसको यहाँ समझे। लेट करिए पींग है, आपने अपने दोस्त को यहाँ पे ला के छोड़ दिया। अब देखें एक्सट्रीम पे ला के छोड़ा, ये इस तरीके से मेन पोजीशन की तरफ जाएगा, फिर नेक्स्ट एक्सट्रीम तक, फिर ऐसे करके वापस आएगा, फिर जहां से छोड़ा था वहीं पे दोबारा फिर वापस आ गया। तो आप बोलते हैं इसका एक वाइब्रेशन पूरा हो गया, एक साइकिल पूरा हो गया, या फिर एक झूला पूरा हो गया। तो ये है वाइब्रेशन की डेफिनेशन। देखिएगा, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन। मेन पोजीशन के गिर्द एक पूरा चक्कर, एक पूरा राउंड ट्रिप, जहां से छोड़ा मूव करके उसी पोजीशन पे बॉडी वापस आ जाए, तो इसको बोलते हैं एक राउंड ट्रिप बॉडी का मेन पोजीशन के गिर्द पूरा हो गया, इज कॉल्ड वन वाइब्रेशन। इसे हम वन वाइब्रेशन का नाम देते हैं। और इसकी एक और डेफिनेशन भी आपकी बुक में लिखी हुई है, वो ये है द मोशन ऑफ अ बॉडी फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन टू अदर एक्सट्रीम पोजीशन। ये एक्सट्रीम पोजीशन, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन। आपने बॉडी को छोड़ा, वो मूव करता हुआ एक एक्सट्रीम से अगली एक्सट्रीम तक चला गया, यहां से एक एक्सट्रीम से अगली एक्सट्रीम तक चला गया, एंड बैक टू द फर्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन, और वापस फिर अपनी उसी एक्सट्रीम पोजीशन पे वापस आ गया, क्रॉसिंग मेन पोजीशन। मेन पोजीशन को क्रॉस करके दोबारा फिर उसी पॉइंट पे जहां से छोड़ा था वापस आ गया, तो इसको बोलेंगे इज कॉल्ड वाइब्रेशन। इसको हम क्या नाम देते हैं, वाइब्रेशन। तो ये जो डेफिनेशन है ये भी आपकी बुक की वर्डिंग है, सारी की सारी बुक की वर्डिंग है। दोनों डेफिनेशन लिखी हुई है, दोनों मैंने समझा दी। ये डेफिनेशन भी इजी है कि मोशन बॉडी की फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू अदर एक्सट्रीम, एक एक्सट्रीम से अगले एक्सट्रीम तक गया, फिर वापस मेन पोजीशन को क्रॉस करके वापस अपनी पहले वाली एक्सट्रीम पे जब वापस आ गया। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि द मोशन ऑफ अ बॉडी फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू अदर एक्सट्रीम एंड बैक टू द फर्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन क्रॉसिंग द मेन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेशन। तो ये भी मैंने आपको समझा दी, वाइब्रेशन क्या होता है आपको पता चल गया। अब हम बात करेंगे एम्पलीट्यूड की। स्टूडेंट्स, एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड बोलते हैं मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम मेन पोजीशन। देखिए ना, यानी इस तरह समझे कि लेट करेंगे बच्चा झूला ले रहा है ना, आप उस बच्चे को पकड़ के जिस पॉइंट पे ला के छोड़ेंगे, तो मेन पोजीशन पे जिस पॉइंट पे ला के आपने छोड़ा, ये जो डिस्टेंस है मेन पोजीशन से जिस पॉइंट पे ला के छोड़ा वो तो एक्सट्रीम होती है। तो ये जो फासला है इसको हम एम्पलीट्यूड का नाम देते हैं, और ये मैक्सिमम फासला होता है, जो कि जहां से लाके छोड़ा बॉडी मूव करके उससे आगे नहीं जा सकती। उस ऐसा ऐसा उसका एम्पलीट्यूड कम होता है रेजिस्टिव फोर्सेज की वजह से। और अगर रेजिस्टिव फोर्सेज ना भी हो तो फिर जहां पे लाके छोड़ा वहीं पे बॉडी वापस चली जाती है। तो क्या हुआ कि ये देखें, ये मेन पोजीशन है, मेन पोजीशन से इस एक्सट्रीम तक का जो फासला है, या इस मेन से ये जो इस एक्सट्रीम तक का, जौन सी मर्जी एक्सट्रीम ले रहे हैं, चाहे वो लेफ्ट वाली चाहे वो राइट वाली, आइदर एक्सट्रीम, कोई सी मर्जी, मेन पोजीशन से जो एक्सट्रीम पोजीशन तक का फासला है उसको हम एम्पलीट्यूड का नाम देते हैं। मैंने ए से शो किया, यही है द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। यानी जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है
उसकी वैल्यू ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन आइदर साइड ऑफ इट्स मेन पोजीशन। ये मेन पोजीशन है, मेन पोजीशन से चाहे आप इस एक्सट्रीम पे चले जाओ चाहे आप इस एक्सट्रीम पे चले जाओ, तो मेन से जो एक्सट्रीम तक का डिस्टेंस है उसी को हम एम्पलीट्यूड का नाम देते हैं। अब जितना आप बॉडी को ज़्यादा दूर जाकर छोड़ोगे उतना उसका मेन से एक्सट्रीम का फासला ज़्यादा होगा, तो उतना एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, उतनी आपको एनर्जी भी ज़्यादा लगानी पड़ेगी जितना दूर ले जाना। तो ये बात है, डेफिनेशन समझ आ गई। मेन से एक्सट्रीम तक का डिस्टेंस, एक्सट्रीम चाहे ये वाली हो चाहे ये वाली हो, मेन से एक्सट्रीम, ये चाहे ये वाला, ये जो डिस्टेंस है ये मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, इसी को एम्पलीट्यूड का नाम देते हैं। इट इज नोटेड बाय एक्स नॉट और ए। ज्यादातर हम इसको एक्स नॉट के साथ शो करेंगे, लेकिन इसको ए के साथ भी शो कर सकते हैं। एक्स फॉर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट और नॉट का मतलब ये मैक्सिमम है। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये देखिएगा, पहले मैं आपको समझा लूँ। एक वाइब्रेशन आपने समझी, तो एक वाइब्रेशन में कितने एम्पलीट्यूड होंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यूज के अंदर पूछ जाता है। देखो, लेट करो मैंने बॉडी को यहाँ पे लाके छोड़ा ना, तो पहले ये एक्सट्रीम से मेन गया, तो एक्सट्रीम से मेन तक एक एम्पलीट्यूड होता है ना, एक्सट्रीम और मेन के दरमियान जो डिस्टेंस है एम्पलीट्यूड। फिर इस मेन से अगले एक्सट्रीम तक गया तो मेन से एक्सट्रीम एम्पलीट्यूड, फिर इस एक्सट्रीम से वापस मेन पे आया तो फिर एक एम्पलीट्यूड, फिर मेन से दोबारा एक्सट्रीम पे आ गया तो फिर एम्पलीट्यूड। तो इसका एक साइकिल पूरा हो गया। एक साइकिल में ये एक्सट्रीम से याद रखें, एक्सट्रीम और मेन तक का जो फासला है वो एम्पलीट्यूड है। तो जब आपने ला के छोड़ा, ये पहले एक्सट्रीम से मेन तक गया, एक एम्पलीट्यूड, फिर मेन से एक्सट्रीम तक गया, दो एम्पलीट्यूड, फिर एक्सट्रीम से वापस मेन पे आया, तीन एम्पलीट्यूड, फिर मेन से दोबारा अपनी इनिशियल पोजीशन जहां पे ला के छोड़ा था वापस आके मेन से एक्सट्रीम, फिर एम्पलीट्यूड, कितने बने, चार एम्पलीट्यूड। तो यही बात यहाँ पे लिखी है, द ऑब्जेक्ट कवर्स अ डिस्टेंस इक्वल टू 4 एम्पलीट्यूड इन वाइब्रेशन। जब एक वाइब्रेशन पूरी होती है तो बॉडी 4 एम्पलीट्यूड कवर करता है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज और वेरी सिंपल भी। अच्छा, अब देखें, एम्पलीट्यूड जो है ना, एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव मेजर्स द एनर्जी कैरिड बाय अ वेव। अब बेसिकली ना हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को ना इस तरीके से ना वेव की मदद से भी शो कर सकते हैं। ये आगे जाके हम टॉपिक्स के अंदर पढ़ेंगे। हम सिंपल हार्मोनिक मोशन और इसको वेव के साथ इस तरीके से वेव बनाना सीखेंगे। अब अगर ये जो ये मेन पोजीशन है, ये वाली जो लाइन है ना, ये क्या है, ये मेन पोजीशन है। मेन पोजीशन से जो ये मैक्सिमम पॉइंट तक का फासला है, इसी को बेसिकली हम एम्पलीट्यूड का नाम देंगे, है ना। ये जो क्रस्ट रफ आपने पढ़ा था, तो मैक्सिमम पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो क्या होता है, वो एम्पलीट्यूड होता है। तो वो अब देखें, ये जो है ना वेव की एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपको बता दूं। जो वेव है, वेव की एनर्जी, ये मैं यहाँ पे रफ काम कर रहा हूँ, E इज इक्वल टू 1/2 kx0 का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अब देखिएगा यहाँ पे जो x0 है वो एम्पलीट्यूड, इसका मतलब एनर्जी, इसका मतलब क्या हुआ कि एनर्जी और एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। जितना एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा उतनी वेव बड़ी होगी, उतनी वेव बड़ी होगी तो उतनी उस वेव के पास एनर्जी भी ज़्यादा होगी। देखे ना, वेव में इतनी बना सकता हूँ, वेव में ऐसे करके बड़ी सारी बना सकता हूँ। तो बड़ी वेव का एम्पलीट्यूड मेन पोजीशन से फासला ज़्यादा हो जाएगा, छोटी वेव होगी तो मेन पोजीशन से डिस्टेंस छोड़ा होगा। तो जितना मेन पोजीशन से डिस्टेंस ज़्यादा है, जितना एम्पलीट्यूड ज़्यादा, उतनी एनर्जी भी ज़्यादा। तो ये बात आपकी इस नई बुक के अंदर लिखी है। एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव मेजर्स द एनर्जी कैरिड बाय अ वेव, यानी एम्पलीट्यूड देख के हम पता चला सकते हैं कि वेव जो है वो ज़्यादा एनर्जी वाली है या कम एनर्जी वाली है। अगर बड़ी वेव होगी तो उसका मेन पोजीशन से जो मैक्सिमम पॉइंट तक का डिस्टेंस है वो एम्पलीट्यूड कहलाता है, वो ज़्यादा होगा। तो एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो फिर एनर्जी भी ज़्यादा होगी। द ग्रेटर द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, ग्रेटर विल बी द एनर्जी कैरिड बाय द वेव। जितना एम्पलीट्यूड ज़्यादा, उतनी उस वेव के पास जो एनर्जी है वो भी ज़्यादा। एंड वाइस वर्सा, उल्ट भी इसका ऐसे, जितना एम्पलीट्यूड कम होगा वेव छोटी होगी, एम्पलीट्यूड कम होगा तो वो वेव कम एनर्जी वाली होगी। तो स्टूडेंट्स, ये थी एम्पलीट्यूड की कहानी। एम्पलीट्यूड को जरूर याद रखना। इसी तरह देखें, इससे भी आप देख सकते हैं कि आपने मेन पोजीशन से ये जो इसको एक्सट्रीम पोजीशन पे लाके छोड़ा है, तो इसी डिस्टेंस को हम x0 या इसी को हम a का नाम देते हैं, चाहे आप इसमें शो कर लें चाहे आप इसमें शो कर लें। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। देखें, अगर आप एक्सट्रीम पोजीशन से डिस्टेंस नहीं मेजर कर रहे, किसी और पोजीशन से डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, तो उसको फिर एम्पलीट्यूड का नाम नहीं देंगे, उसको फिर इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का नाम देंगे। लेट करें ये मेन पोजीशन ना, अब बॉडी यहाँ पे आपने ला के छोड़ी, तो हम जानना चाहते हैं कि इस पॉइंट पे बॉडी का मेन पोजीशन डिस्टेंस क्या है, या इस पॉइंट का बॉडी का मेन पोजीशन जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम नहीं होगा,
उसको हम नाम देंगे इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का। और इंस्टेंट का मतलब होता है लम्हा, यानी किसी भी लम्हे पे जो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है उसको हम इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का नाम दे सकते हैं। कैसे? लेट करो बॉडी मूव कर रही है, तो इस पॉइंट पे जब पहुंची तो अब इसका जो मेन पोजीशन डिस्टेंस है वो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट होगा, यहां से यहां तक जितना मर्जी हो। द डिस्टेंस ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी, जो बॉडी वाइब्रेट कर रही है उसका डिस्टेंस फ्रॉम मेन पोजीशन, और याद रखें डिस्टेंस हमेशा हम मेन पोजीशन से ही लेते हैं, मेन पोजीशन से बॉडी कितनी दूर है। एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। किसी भी पॉइंट पे अगर आप मेन पोजीशन डिस्टेंस लेंगे तो वो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। अब ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसको सिंपल एक्स से शो करते हैं। द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट इज जीरो एट मेन पोजीशन। सारी बात है, जब आपने डिस्टेंस मेन पोजीशन से लेना है कि मेन पोजीशन से बॉडी कितनी दूर है तभी डिस्टेंस होगा। अगर बॉडी मेन पोजीशन पे है तो फिर उसका डिस्टेंस जीरो होगा, जो कि डिस्टेंस मेजर होता है मेन पोजीशन से बॉडी कितनी दूर है, उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। तो अगर बॉडी मेन पोजीशन पे हो तो उसका एक्स क्या होता है? जीरो। मेन पोजीशन पे हो तो उसका एक्स, ठीक है, उसका जो डिस्टेंस है इंस्टेंटेनियस वो जीरो होता है। डिस्टेंस तो तब होगा ना जब ये थोड़ा सा दूर जो होगा, तो हम बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, लेकिन जब है ही मेन पोजीशन पे तो डिस्टेंस क्या हो गया? जीरो। तो ये आपने बात याद रखनी है, जब बॉडी मेन पोजीशन पे होती है तो उसका एक्स यानी उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो होता है। वाइल इट हैज मैक्सिमम वैल्यू एट एक्सट्रीम पोजीशन, और जब बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन होगी तो मेन पोजीशन से सबसे दूर जो पोजीशन है, सबसे दूर जो पॉइंट है वो क्या है? वो तो एक्सट्रीम पोजीशन होता है। तो फिर ये डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा, और इसी को फिर क्या नाम दे लेते हैं? एम्पलीट्यूड का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं ज़रा साइड पे होता हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये बड़ी अहम बातें हैं, मैंने डिटेल में इसलिए समझाई हैं क्योंकि इनकी समझ होना ज़रूरी है। देखें, हम ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं और ज़्यादा एक्सप्लेन करने का मकसद यही होता है कि अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो थोड़े से एवरेज होते हैं, जिनको बार बार समझाने से अच्छी समझ आ जाती है, ठीक है। तो क्योंकि यूट्यूब पर आप जानते हैं मिक्स स्टूडेंट्स आते हैं, कुछ लाइक भी होते हैं, कुछ मेरे जैसे भी होते हैं पूरे सारे, तो इसलिए हम डिटेल में चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं ताकि अगर आप एक दफ़ा इनको समझ लें तो आपको लंबी देर तक याद रहे, पेपरों के बाद तक भी याद रहें और भूले नहीं। अब हमने 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस और करनी है, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो मैं यहाँ से इसको शुरू करूँगा, अब इसको हम रेज करेंगे और इन 3 डेफिनेशंस को भी अच्छे से डिटेल में समझेंगे। अब हम टाइम पीरियड को समझेंगे तो पहले इसको डिफाइन करते हैं। इसकी डेफिनेशन ये है कि जब कोई ऑब्जेक्ट ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा होता है तो उस वक़्त एक वाइब्रेशन कंप्लीट होने में ऑब्जेक्ट को जो टाइम लगता है उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। ये हमारे पास सिंपल पेंडुलम है और यहाँ पर ये लेट करें स्टार्ट में रेस्ट में था, इसी को हम इसकी मेन पोजीशन कहते हैं। और अगर हम इसको यहाँ से एक्सट्रीम पोजीशन पे ला के छोड़ते हैं, जिसको मैं ए के साथ शो कर रहा हूँ, और ये वाली एक्सट्रीम पोजीशन को बी से एक्सट्रीम पोजीशन पे ला के छोड़ेंगे तो ये वापस मेन पोजीशन की तरफ जाएगा। यहाँ पे ये वापस क्यों गया? रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। लेकिन यहाँ पे ये रुकेगा नहीं क्योंकि इसके पास इनर्शिया है, ये मूव कर रहा है, तो ये इससे अगली एक्सट्रीम पोजीशन पे चला जाएगा, फिर वापस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से यहाँ पे आएगा और मेन पोजीशन को क्रॉस करता हुआ इनिशियल पॉइंट पे वापस आ जाएगा जहाँ पे इसको हमने छोड़ा था। तो इसको बोलते हैं, इसका एक वाइब्रेशन या वन साइकिल कंप्लीट हो गया। यानी यहाँ से गया, मूव करता हुआ यहाँ से गया, ठीक है, इस तरीके से मूव करता हुआ, फिर वापस इसी पॉइंट पे वापस आ गया। तो अब इतना एक वाइब्रेशन हुआ, इसमें इसको कुछ ना कुछ टाइम तो लगा होगा, उसी टाइम को हम टाइम पीरियड का नाम देते हैं। लेट करें 1 सेकंड लगा तो टाइम पीरियड 1 सेकंड, इसको एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में 2 सेकंड लगे तो इसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होगा। लेट करें एक बड़ा सारा झूला है, उसमें हो सकता है एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में 5 सेकंड लग जाए तो फिर टाइम पीरियड 5 सेकंड होगा। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या है? द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। सिंपल, एक चक्कर पूरा करने में, एक साइकिल कंप्लीट करने में, एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में ऑब्जेक्ट को जो टाइम लग रहा है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय टी, और टाइम पीरियड का जो सिंबल है वो हमारे पास कैपिटल टी है। अच्छा, क्योंकि ये टाइम है तो लिहाजा इसका यूनिट भी सेकंड होगा।
तो इट्स यूनिट इज सेकंड, तो इसका यूनिट क्या है सेकंड। और इसकी डायमेंशन क्या बनेगी भाई, इसकी डायमेंशन बनेगी कैपिटल टी, चूँकि टाइम है। तो इस तरीके से आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। द फार्मूला ऑफ टाइम पीरियड इज, अब देखें टाइम पीरियड का जो फार्मूला है वो आपने देखना है। पहली बात याद रखें, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी, जो अभी हम फ्रीक्वेंसी को पढ़ेंगे, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, उल्ट होते हैं। और टाइम पीरियड होता है 2 पाई ओवर ओमेगा। अब ये फार्मूला कहाँ से आया, तो स्टूडेंट्स ध्यान के साथ समझिएगा। देखें हम जानते हैं कि जो ओमेगा है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होती है, आपने 11th क्लास के चैप्टर नंबर 3 के स्टार्ट वाला जो टॉपिक है उसमें पढ़ा। अच्छा, एंगुलर एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से शो करते हैं, ये होती है थीटा ओवर टी, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। अब हम जानते हैं कि जब एक वाइब्रेशन या एक सर्कल, एक वाइब्रेशन का मतलब एक सर्कल, एक साइकिल कंप्लीट होता है, तो एक साइकिल या एक वाइब्रेशन या एक सर्कल में जो एंगल है वो 360 डिग्री होता है या 2 पाई रेडियन होता है, 2 पाई रेडियन होता है जब बॉडी एक साइकिल कंप्लीट कर लेता है। एक साइकिल मतलब एक जो सर्कल है वो कंप्लीट करता है, तो एंगल 2 पाई रेडियन बनता है। चूँकि एंगल का ऐसा यूनिट रेडियन है तो लिहाजा हम रेडियन यूज़ करेंगे 2 पाई। तो इसका मतलब हमारे पास ओमेगा आया, थीटा को मैं 2 पाई पुट कर देता हूँ, और टाइम को चाहे आप यहाँ पे स्मॉल टी से शो कर लें, चाहे आप कैपिटल टी से शो कर लें, तो मैं कैपिटल टी लिख लेता हूँ। अब अगर मैं टी उधर ले जाऊँ, ओमेगा इधर ले आऊँ, तो वो बन जाएगा टी इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा बन जाएगा। तो ये है इसका फार्मूला, और इसको हम नेक्स्ट सिंपल पेंडुलम वाले टॉपिक जब पढ़ेंगे और मैथ स्प्रिंग सिस्टम वाला टॉपिक हम आगे पढ़ेंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस, वहाँ पे इसको यूज़ भी करेंगे। जस्ट आप रिमेंबर रखें कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा होता है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ये है कि एक सेकंड में कितनी वाइब्रेशंस कंप्लीट हो रही हैं, उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। लेट करें हमारे पास एक यहाँ पे मैथ स्प्रिंग सिस्टम है, ये स्प्रिंग है, इसके साथ हमने यहाँ पे ये मैथ अटैच किया हुआ है। तो अगर इस मैथ को मैं यहाँ पे ला के छोड़ता हूँ तो आप जानते हैं ये वाइब्रेट करना शुरू करेगा, और अगर स्प्रिंग सख्त होगा तो फिर ये बहुत फास्ट वाइब्रेट करेगा। तो एक सेकंड में ये कितनी वाइब्रेशन पूरी कर रहा है, अगर एक सेकंड में ये 2 वाइब्रेशंस कंप्लीट कर रहा है तो फिर इसकी फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज होगी। अगर एक सेकंड में सिर्फ एक वाइब्रेशन कंप्लीट कर रहा है तो फिर इसकी फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज होगी। इसी तरह लेट करें अगर एक सेकंड के अंदर इसने सिर्फ हाफ ही कवर किया, एक साइकिल पूरा ही नहीं किया, तो फिर इसकी फ्रीक्वेंसी 0.5 हर्ट्ज होगी, क्योंकि इसने एक साइकिल कंप्लीट नहीं की। समझ आइए आपको, तो मतलब एक सेकंड में कितनी वाइब्रेशन पूरी हो रही है वही फ्रीक्वेंसी है। द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकंड बाय द बॉडी इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में वो कितने चक्कर पूरे कर रहा है ये फ्रीक्वेंसी है। एक चक्कर पूरा कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी 1, एक सेकंड में अगर वो आधा चक्कर पूरा कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी आधी हो जाएगी। समझ आइए आपको। अब यहाँ पे देखें, द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, तो ये भी इसकी डेफिनेशन है। टाइम पीरियड का जो रेसिप्रोकल है उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखें F इज इक्वल टू 1/t। 1/t का मतलब टाइम पीरियड का उल्ट, और उल्ट को रेसिप्रोकल कहते हैं। तो ये भी इसकी डेफिनेशन है। अच्छा जी, इसके बाद देखें कि फ्रीक्वेंसी का सिंबल आप जानते हैं स्मॉल f होता है, तो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय f। और फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट है वो हर्ट्ज होता है, या f इज इक्वल टू 1/t। टाइम का सेकंड, तो 1/सेकंड या पर सेकंड भी इसका यूनिट होता है। द फार्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी, फार्मूला क्या होता है 1/t। क्योंकि अगर एक वाइब्रेशन हो रही हो तो n को 1 पुट करेंगे, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस ओवर टाइम फ्रीक्वेंसी होती है। अब चूंकि हमने अगर एक वाइब्रेशन पूरी हो रही तो फिर हम 1/t भी ले सकते हैं। और क्योंकि देखें t इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा है, ये t का उल्ट है, तो t को आप उल्ट कर दें, 1/t क्या बनेगा, ये ऊपर चला जाएगा, 2 पाई नीचे आ जाएगा। तो ये यहाँ पे इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला भी आपने अच्छे से याद रखना है। और यहाँ पे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है फॉर MCQs, क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड इज ऑलवेज इक्वल टू 1। देखें अगर f इज इक्वल टू 1/t है तो टाइम अगर उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो f मल्टीप्लाई बाय t, और इस तरफ 1 रह जाएगा। तो मतलब फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का जो प्रोडक्ट है, जो मल्टीप्लिकेशन है, वो हमेशा 1 के इक्वल आएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQ है जो आपको पेपर के अंदर आएगा, तो इसको याद रखना, ठीक है।
अच्छा, इसके बाद अब हम बात करते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी की। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं, ओमेगा को ही एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा और ये है टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे इसको आप याद रख लें, इट इज़ नोटेड बाय ओमेगा, इसको ओमेगा के साथ शो करते हैं। और इफ़ टी इज़ द टाइम पीरियड ऑफ अ बॉडी, देन एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को ओमेगा से शो करते हैं। तो ये होता है थीटा ओवर टी। थीटा अगर एक सर्कल पूरा हो रहा तो 2 पाई होता है, 2 पाई ओवर टी, ये बन गया। तो ये है इसका फॉर्मूला। अब स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सा मज़ीद भी हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं कि ओमेगा इज़ इक्वल टू, ठीक है, ओमेगा इज़ इक्वल टू, यहाँ पे इसको लिखते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई, मैं वैसे लिख लेता हूँ। और ये जो 1 ओवर टी है इसको मैं थोड़ा सा साइड पे करके लिख लेता हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, ये जो बटा टी है इसको थोड़ा साइड पे लिख लिया। और यहाँ पे मैं हिंट देता हूँ कि भाई 1 ओवर टी तो फ्रीक्वेंसी होता है, देखें फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1 ओवर टी। तो यानी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई और 1 ओवर टी चूँकि एफ है तो इसको मैं एफ लिख सकता हूँ। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ भी होता है। तो इसको भी आपने अच्छे से याद रखना है और ये ओमेगा की वैल्यू या फार्मूला हम नेक्स्ट यूज़ भी करेंगे। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट भी एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें ये ऐसे बना, इससे बना, ये वाला जो फार्मूला है ना, इसको अगर मैं लिखूं तो यहाँ पे क्या बनेगा, टाइम पीरियड इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बनेगा टी, ठीक है, टाइम पीरियड मल्टीप्लाई बाय ओमेगा। अब इसको दोबारा फिर देख लें कि ये टाइम जो है इस तरफ डिवाइड हो रहा था, उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई होगा। तो टी मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, इधर क्या बचा 2 पाई, ये 2 पाई है। अब यहाँ पे टी टाइम पीरियड है और ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो द प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन किसका, टाइम पीरियड और एंगुलर फ्रीक्वेंसी का, किसके होता है 2 पाई। द प्रोडक्ट ऑफ टाइम पीरियड और एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज इक्वल टू 2 पाई। तो ये भी एमसीक्यूज के अंदर पॉइंट पूछा जा सकता है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे, ये जो पहला टॉपिक है उसमें दी गई कुछ चीज़ें, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जिनको मैंने समझाने की कोशिश की। और ये सारी डेफिनेशंस शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती हैं, एक भी आ सकती है, कोई सी दो भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है और इनका आपको पता होना ज़रूरी था। तो इसलिए मैंने इनको डिटेल में समझाया। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ही ये लेक्चर, ये टॉपिक ख़त्म हुआ। और अगर लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ ही पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, खुश रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।